स्वागत है आप सभी का डेली बाइट्स के सीटेट के पीवाईक्यू सेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इंग्लिश का सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर आपने चूज किया है तो, जो कि पार्ट 5 में पूछा जाता है फ्रॉम 121 टू 150 नंबर के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले एक बार देख लेते हैं ये पेपर कब का कंडक्टेड है। वैसे तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा फरवरी 2023, और स्पेसिफाई यदि मैं करूँ तो ये 7 फरवरी 2023 को कंडक्ट हुआ एग्जाम का पेपर है। जैसा कि देख पा रहे हैं ये वही पेपर है। आपको पता होगा कि 2023 का 7 फरवरी का जो एग्जाम है ये ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था, ठीक है। ऊपर आपको अगेन सीडीपी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, देन आप सोशल साइंस के क्वेश्चंस देख पाओगे। उसके बाद नीचे मूव करोगे तो लैंग्वेज 1 आएगा, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, पर आपके ऊपर है आपने किसको लैंग्वेज 1 चूज किया, आप उसको सॉल्व करोगे। देन उसके बाद नीचे में फिर से लैंग्वेज 2 में भी दोनों हिंदी इंग्लिश आएगा, तो आपने क्या चूज किया उस पर डिपेंड करता है। तो मैं सेकेंड वाला जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश पे आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। ये रहा, आप देख सकते हो 121 से लेकर के क्वेश्चन है, ओके। यही है आपका लैंग्वेज 2 के तौर पे अगर इंग्लिश चूज किया है। यहाँ पे आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा, इस पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर एक और पैसेज देखने को मिलेगा, ये सेम पैसेज को हर क्वेश्चन के साथ रिपीट कर दिया जा रहा है, तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर ये सेकेंड पैसेज है, इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। फिर 136 क्वेश्चन नंबर से आपको पेडागोजी पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि ये सब जो है ग्रामर के बारे में बात हो रही है, क्लासरूम के बारे में बात हो रही है, इन सब चीजों पे बात हो रही है। तो ये सभी क्या है, ये आपके क्लासरूम पे बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। तो चलिए सिंपली हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ, हमारा जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो करने से पहले हमें पहले इस पैसेज को ध्यान से रीड करना होगा। तो आप ये एक बार स्क्रीन पॉज करके रीड कर लेना। बाकी यहाँ पे एक पूरा का पूरा पैसेज है कि कैसे आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हो, गुड बिहेवियर क्या होता है, कैसे आप कैसे रहोगे, है ना, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी मैंने आंसर वाले स्लाइड में अटैच कर दिया कि कौन से वाले लाइन से ये आंसर लिया गया है। The fact that Kalam's father believed in said pattern can be evinced from the fact that basically यहाँ पे कलाम का जो फादर है वो क्या मानते हैं। He woke up at 4 and went to the coconut grove before breakfast from many years। यही करेक्ट है, ठीक है। बेसिकली जो कलाम के फादर है इस चीज को बिलीव करते हैं, इस पैटर्न को बिलीव करते हैं, और कई सालों से इसको फॉलो किया जा रहा है कि वो 4 बजे उठ रहे हैं और डेली उसी कोकोनट गार्डन की ग्रोव में विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज ब्रेकफास्ट से पहले हो रहा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एम्यूलेट जो है सेकंड पैराग्राफ में वर्ड यूज किया गया है, उसका मतलब क्या है। वैसे तो इसका मतलब कॉपी होता है, पर हम लोग देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली यूज किया गया है। एम्यूरेट मीन्स टू ट्राई टू मैच और सरपास समवन बाय इमिटेशन। बेसिकली इसका मतलब इमिटेशन होता है, नकल करना, और नकल का मतलब कॉपी होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू एम्यूलेट माई फादर, ठीक है। बच्चा कह रहा है मैं अपने पूरे लाइफ में अपने फादर को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, इसी से आया ये टर्म एम्यूलेट। नाउ यहाँ पे हमें ढूंढना है कि कहाँ पे गड़बड़ है। पहला ऑप्शन है ए, जिसमें कि कलाम फादर लिखा है, टू हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन हिम। कौन सा गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है। यदि आपको थोड़ी सी भी ग्रामर की समझ होगी तो कलाम फादर नहीं होता है, कलाम फादर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये हमारा करेक्ट है, ओके, कलाम फादर। नाउ according to Kalam, one should welcome pain and suffering because it help one to reflect on oneself. It help one to deal with the challenges of life. It can help in clarifying doubts and confusion of mind. It helps one to experience divinity. Basically यहाँ पे चारों ऑप्शन आपने देख लिया। पेन और सफरिंग क्यों वेलकम करना चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। देखिए जब आपके साथ पेन सफरिंग प्रॉब्लम्स आएगी ना, तो आप अपने एक्सट्रीम लेवल पे काम करोगे, है ना। आपको आप रिफ्लेक्ट करोगे, तो ये एक व्यक्ति को रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करता है, ओके। खुद के अपने बहुत सारे आयामों के बारे में जानने में हेल्प करता है। इसी के बारे में ये पूरा पैसेज ही है आपका, ओके। नाउ इम्पास का आपको पैरा 4 में जो दिया है उसका अदर वर्ड क्या होगा। वैसे तो इसका डेडलॉक होता है, पर हम लोग देखेंगे एग्जैक्ट क्या यूज किया गया है। वेन एवर दे रीच एन इम्पास दे लुक टू समवन टू शो देम द वे आउट। जब भी वो किसी
एंड पे पहुंच जाते हैं तो ऑफ कोर्स किसी और की जरूरत होती है, तो एंड यानी कि डेडलॉक। ओके, नाउ कलाम्स फादर्स डेफिनेशन ऑफ सफरिंग फिल्ड हिम विद, कलाम के अकॉर्डिंग, कलाम के बेसिकली फादर के अकॉर्डिंग जब भी कोई सफरिंग आती है तो वो क्या डिफाइन करता है इनके लिए? करेज, एनर्जी, इंथुजियाज्म। जैसा कि मैंने कहा, जब आपके पास सफरिंग आएगी, आपके पास प्रॉब्लम आएगी ना, तो आप बहुत हिम्मत से काम करोगे, करेज रहेगा आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एनर्जी रहेगी, और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक आप एक्टिव रहोगे, इंथुजियाज्म रहोगे। ओके, तो करेज, एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, इसी पैसेज में यही कहा भी जा रहा है। नाउ his strong belief in the existence of divine power shows that Kalam was deeply religious, deeply spiritual, extremely compassionate, extremely devotional. इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीपली स्पिरिचुअल। कलाम के फादर जो थे वो डीपली स्पिरिचुअल थे, ये बात भी आपको पैसेज से ही पूछा गया है। यहां से अब एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सेकेंड पैसेज की ओर मूव करेंगे। ओके, सेवर्स का मतलब क्या होता है? पैरा 2 के हिसाब से कट ऑफ होता है बेसिकली। ठीक है, सेवर का मतलब क्या होता है? कट ऑफ हो जाना, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है आपके पैसेज के अंदर, दिस मीन्स वंस अ पर्सन कंप्लीटली कट ऑफ और ब्रेक फ्री फ्रॉम, एक सेकेंड, यहाँ है पैरा 2 में लिखा है जो आपके पैराग्राफ में है, once an individual severs his emotion and physical bondage, he is on the road to freedom. बेसिकली अगर कोई बॉन्डेज वगैरह से जो भी प्रॉब्लम है उससे कट ऑफ कर ले, अपने आप को काट ले, तो वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना? तो इसीलिए कट ऑफ हो गया इसका आंसर ना। यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ है, इसको भी आप रीड कर लोगे एक बार, इसमें भी क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे, 135 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी आपको इस तरीके से बताया जा रहा है, अगर कोई अच्छा करता है उसको थैंक यू करना चाहिए, है ना? किसी की मोटिवेशनल स्टोरी टाइप से आपको कही गई है, तो आप एक बार इसको रीड करोगे, ये बीच का है। ठीक है, पैसेज वगैरह जो आता है ना, आपको पूरी स्टोरी नहीं दी होती, कहीं से एक कटिंग उठाकर आपको दे दिया जाता है और उसी पे बेस क्वेश्चन होते हैं। जैसे आप देखोगे आपको खुद समझ आएगा, ये स्टार्ट नहीं है। जैसे कि आई डिसाइडेड टू डेडिकेट द मंथ ऑफ फेब्रुवरी टू एक्नॉलेज माई नेबर्स हु हैड बीन काइंड टू मी। बेसिकली ये किसी जो लिख रहा है वो अपने नेबर को, जो उसके पड़ोसी है, फरवरी का मंथ उसके लिए डेडिकेट कर दिया है कि उसके बारे में एक्नॉलेज करेगा कि उसने कितना अच्छा उसके लिए किया है ना? बेसिकली इसमें इस तरीके से बताया गया, अगर कोई अच्छा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? क्वेश्चंस आप देखोगे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। द पर्सन हु डोनेटेड हर ओल्ड गेम टू द राइटर्स चाइल्ड वॉज, राइटर के चाइल्ड को पुराना खिलौना किसने दिया? जो बेबी सीटर है ना, उसने दिया। ठीक है, ये पैराग्राफ 1 में लिखा है, आई रिकॉल व्हेन आवर 14-year old बेबी सीटर ड्रॉप्ड ऑफ अ बैग ऑफ ओल्ड बोर्ड गेम ऑफ आवर किड्स टू प्ले। ओके, नाउ द नोट सेंड बाय द राइटर हैड हेल्प जूली बिकॉज, राइटर ने एक नोट सेल्फ सेंड किया, बेसिकली नोट कुछ लिख कर भेजा, तो जूली को ये हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? इट हैड बीन अ थॉटफुल जेस्चर, हर रेस्टोरेंट नो लॉन्गर एक्जिस्टेड, शी वॉज सफरिंग लॉसेस, it had given her something positive to hold on to during her time of struggle। बेसिकली इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो राइटर थे ना, उसने एक नोट जो प्रोवाइड किया जूली को हिम्मत दिया कि आगे जो स्ट्रगल वो झेल रहा है उससे कैसे पॉजिटिव तरीके से डील करे। ओके, नाउ द फ्रेज आउट ऑफ द ब्लू मीन्स, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द स्काई, फ्रॉम द ओशियन, मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली, मोस्ट अनप्लेजेंटली। बेसिकली कोई चीज सरप्राइजिंग होता है, अलग सा कुछ आ गया आपके सामने, अतरंगी सा, जो आपने सोचा भी नहीं था, तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली। ओके, यहाँ पे इसका आउट ऑफ द ब्लू का फ्रेज का मतलब है। नाउ द राइटर फेल टू ऑनर वंस अचीवमेंट, जो राइटर है किसी के अचीवमेंट को ऑनर करने की, यानी कि कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वन शुड राइट थैंक यू नोट,
किसी को थैंक यू नोट देना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए अदर को, इंस्टाग्राम पे स्पेंड टाइम करना चाहिए, या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के अचीवमेंट को शो करना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर किसी के अचीवमेंट को ऑनर करना है तो उनको थैंक यू नोट लिखकर भेजो। अगर आप थैंक यू नोट लिखकर भेजते हो तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन के तौर पे काम करता है। ओके, नाउ यहाँ पे हमें एरर ढूंढना है सेंटेंस में। आई वॉज एडमायरिंग अदर पीपल्स लाइफ, लाइफ होता है या लाइफ्स होता है, लाइफ्स होता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी क्या यहाँ पे हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नाउ द वर्ड डिफंक्ट यूज्ड इन पैरा टू हियर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, एक बार हम लोग देखेंगे पैरा में क्या यूज किया गया है। अ शेफ दूली हु हैड कुक्ड एट माय फेवरेट बट नॉट डिफंक्ट रेस्टोरेंट, इसका मतलब है बंद हो गया है ना, रेस्टोरेंट जो बंद हो गया उसमें अब वो नहीं बना पाएगी, तो क्लोज्ड। ओके, नाउ the fact that the writer did not find it difficult to express herself is evident from her statement that I had become fairly adept at retrieving memory. Writing the notes wasn't all time, all that time consuming basically. या फिर I was reminded to acknowledge people in the moment too. I focused on what I wanted to say and the words came fairly easily. बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये जो फैक्ट है, जो राइटर डिफिकल्ट नहीं पा रहा है सिचुएशन को, ये कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है, आई फोकस्ड ऑन व्हाट आई वांटेड टू से। राइटर ने क्या फोकस किया, वो क्या कहना चाह रहा है, और इजिली उसके पास वर्ड्स आते जा रहे हैं, है ना, कहने के लिए। तो यही है एक्सप्रेस करने में उस डिफिकल्टी नहीं होने का कारण। यहाँ 136, जैसा कि मैंने कहा था, 136 से आपको पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, जो आप क्लासरूम सिचुएशन डील करने वाले हो एज अ टीचर लैंग्वेज के। ओके, नाउ a teacher is incorporating examples of students home language into classroom. This will, अगर एक टीचर बच्चे के घर के लैंग्वेज को क्लासरूम में डिस्कस कर रहा है तो क्या होगा, लैंग्वेज रिच क्लासरूम हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम, मल्टीलिंगुअल क्लास हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है थर्ड। नाउ इसमें से कौन सा नहीं है स्ट्रैटेजी टॉप डाउन अप्रोच का। टॉप डाउन अप्रोच कहाँ होता है, जहां पे हम लोग कंप्लीट तौर पे लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, तो जहां पे वर्ड हो, मीनिंग हो, ये सारी चीज आएगी तो वो टॉप डाउन अप्रोच को विरोध करेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, इट इंक्लूडेड टीचिंग लेटर्स ऑफ अल्फाबेट साउंड मीनिंग, ये क्या है, ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप अप अप्रोच नहीं है। तो यही हमारा रॉन्ग हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है, हमें ग्रामर के कंटेक्स्ट पे एम्फेसिस करना चाहिए। द एम्फेसिस ऑफ ग्रामर इन कंटेक्स्ट इज ऑन, जब हम लोग ग्रामर पे एम्फेसिस करते हैं तो ये किस तरह का कंटेक्स्ट होता है, इंटरनलाइजिंग द रूल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे बताया जा रहा है कि साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन, इस तरीके से और भी कई सारे सब्जेक्ट है जिसमें कि लैंग्वेज को यूज किया जाता है इंटरेस्टिंग वे में चीजों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज का हर सब्जेक्ट के अंदर इमालमेशन हो रहा है ना, बेसिकली लैंग्वेज को इनकलकेट किया जा रहा है, हर सब्जेक्ट के अंदर ऐड किया जा रहा है अक्रॉस द करिकुलम। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, ये एनसीएफ 2005 में लिखा हुआ है कि सारे सब्जेक्ट के अंदर लैंग्वेज को मर्ज करना है। ओके, नाउ बिफोर रीडिंग अ स्टोरी, एक स्टोरी को रीड करने से पहले मिस रीना जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, जो क्लास 7 में इंग्लिश पढ़ाने वाली है स्टोरी, उसने क्या किया, क्या प्रिपेयर करके वो आएगी क्लासरूम में, आपसे ये पूछ रहा है क्या वो प्रिपेयर करके आएगी। ओके, तो वो कई बार स्टोरी पढ़ लेगी, एकदम सही बात है। अगर आप चीजों को पढ़कर जाओगे ना तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे क्लास में। प्लान करके जाओगे एक्टिविटी की, क्या क्या एक्टिविटी कराने वाले हो, एकदम सही बात है। आप वोकेबलरी वगैरह देख लोगे, जैसे आप कभी कभी पढ़ाते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, तो आप पहले पढ़ के जाओगे तब तो इजी पड़ेगा ना आपको। और फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाओ जो कि उस क्लासरूम में उस वक्त सिचुएशन में पूछा जाएगा। ये आप प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो भी चलेगा, ये बाद में एट अ टाइम क्लास में भी किया जा सकता है। ओके, तो इसका आंसर यही रॉन्ग हो जाएगा, ये नहीं करके जाना है, बाकी सारी चीजें करके जानी है। अब यहाँ पे मनप्रीत है जो कि लैंग्वेज के टीचर हैं पंजाब में, वो सेकेंडरी क्लास में पढ़ा रहे हैं, रेडियो का हेल्प कर ले रहे हैं क्लासरूम में लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए।
तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो हेल्पफुल नहीं होगा अगर रेडियो लेके जा रहे हैं? तो हम लोग को सारा ऑप्शन देखना पड़ेगा। यूजिंग रेडियो ब्रॉडकास्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिसनिंग टू हर स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेशन, एकदम सही बात है। रेडियो का यूज कर रहे हैं बेसिकली आप लैंग्वेज लेशन को रिलेट करने के लिए, स्टूडेंट्स को सुनने में सुनना भी तो एक तरीके से लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, ये भी डेवलप होगा, तो एकदम करेक्ट बात है। ऑप्शन टू क्या कह रहा है? इनवाइटिंग स्टूडेंट्स टू राइट आउट डायलॉग्स हर्ड ऑन द ब्रॉडकास्ट इन देयर ओन वर्ड्स एंड एक्ट देम आउट इन रोल प्ले। बेसिकली जो भी रेडियो में बच्चे ने सुना है उसको सुनकर उसके जो भी चीजें आपको समझ आई अपने शब्दों में उसको लिखो। इससे भी क्या होगा? लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, और रोल प्ले करने को कह रहे हैं, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम टॉकिंग अबाउट इन्वेंशन ऑफ रेडियो। अब देखो आप रेडियो का यूज कर रहे हो और बच्चे को रेडियो की स्टोरी सुनाने लगो, रेडियो किसने शुरू किया, किसने इन्वेंट किया, कैसे रेडियो काम करता है, ये सारी चीजों में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर भी हम लोग फोर्थ ऑप्शन एक बार देख लेंगे क्या कह रहा है। रेडियो हेल्प हर टू एक्सपोज स्टूडेंट टू डिफरेंट वॉइसेस। कहीं ना कहीं रेडियो के हेल्प से कई सारे वॉइस के बारे में बच्चों को पता चलता है, बच्चे वॉइस से लोगों को पहचानने लगेंगे, न्यू एक्सप्रेशंस, डिफरेंट रजिस्टर्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में बच्चों को समझ आएगी, एकदम करेक्ट बात है। सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही है जिसको आप नहीं बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये पार्ट ऑफ नो डाउट पार्ट ऑफ नॉलेज है कि रेडियो किसने इन्वेंट किया, लेकिन हम लोग जब लैंग्वेज में रेडियो को ले जा रहे हैं इस तरीके से, हम लोग कोई भी टीएलएम ले जाएंगे तो हर एक टीएलएम के बारे में बच्चे को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप क्यों ले जा रहे हो वो फुलफिल होना चाहिए। ओके, नाउ एक ऑथरिंग रोल है जहाँ पे बेसिकली आइडियाज हो या फिर कोई फॉर्म है या रिटन टेक्स्ट है, जैसे कि पोएम स्टोरी वगैरह से रिलेटेड है ना, ये सारी चीजें चल रही है, तो एक राइटर है जो कि ये सारी चीजों को सोच रहा है और लिखेगा, तो ये क्या कर रहा है? कंपोजिशन कर रहा है ना। यहाँ पे जो है कंपोजिशन राइटिंग में हो रही है। नाउ 143 नंबर का क्वेश्चन है, विच एरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस? कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का पार्ट नहीं है। फोनोलॉजिकल है, लेक्सिकल है, सिंटैक्टिक है, सिमेंटिक नहीं है। सिमेंटिक क्या होता है? किसी वर्ड का मीनिंग, तो ये इसका पार्ट नहीं होता। इसको आप एक बार रीड कर लोगे है ना। सीए कंपेयर्स द लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ टू लैंग्वेजेस टू प्रिडिक्ट लैंग्वेज डिफिकल्टी। इट ट्रेडिशनली कवर फोनोलॉजिकल साउंड सिस्टम जो होता है, लेक्सिकल यानी कि वोकेबलरी और वर्ड का चॉइस, कौन सा वर्ड हमें रखना है सेंटेंस वगैरह में, और सिंटैक्टिक यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे सिमेंटिक बहुत छोटा लेवल का हो गया, ये वर्ड के मीनिंग को कैरी कर रहा होता है ना, तो इसी वजह से ये नहीं है इसका पार्ट। नाउ टीचर जो है उसने डिवाइड कर दिया डिफरेंट ग्रुप में टास्क को, ठीक है, और उन्होंने मैगजीन आर्टिकल, न्यूज़पेपर आर्टिकल, फिल्म एडवर्टीजमेंट, स्पोर्ट्स रिपोर्ट और रेस्टोरेंट का मेन्यू वगैरह, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बच्चों को प्रोवाइड की, ठीक है। तो टीचर ने क्या किया? ऑथेंटिक मटेरियल का यूज किया, सारी चीज ऑथेंटिक है ना, न्यूज़पेपर है ऑथेंटिक, एडवर्टीजमेंट, मेन्यू, वाउचर, सारी चीजें क्या है? ऑथेंटिक है, उसको दिया है बच्चों को, ठीक है। नाउ teachers should shift their focus from seeing errors as undesirable and to be avoided, instead use error। बेसिकली अगर बच्चा एरर कर रहा है तो उसको कैसे टीचर को बेसिकली देखना चाहिए, ठीक है। कैसे टीचर को देखना चाहिए? एज नेचुरल पार्ट एंड इग्नोर इट। ये नेचुरल पार्ट है, इसको इग्नोर कर देना चाहिए। एक सिली मिस्टेक है चिल्ड्रन का तो उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए विदाउट टीचर्स इन्वेंशंस। मतलब टीचर के इंटरफेयर के बिना सिली मिस्टेक जो है उसको सही कर देना चाहिए। या फिर टू गेन इंसाइट इनटू चाइल्ड थिंकिंग एंड लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे के थिंकिंग और लैंग्वेज के डेवलपमेंट के बारे में समझना। या फिर इसको करेक्शन वर्क है जो कि टीचर का है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्यों एरर्स को कंसीडर भी करते हैं? ताकि बच्चे का लेवल समझ सके, बच्चा कितना सीखा है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो टीचर है वो क्या कर रहा है? पहले डेफिनेशन बता रहा है एडवर्ब का, फिर उसके टाइप्स के बारे में, फिर उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो वो क्या कर रहा है? डिडक्टिव मेथड यूज कर रहा है ना। डिडक्टिव मेथड क्या होता है? पहले डेफिनेशन बताएंगे बच्चों को, ठीक है, फिर उसके टाइप्स वगैरह को बताएंगे, तब जाके एग्जाम्पल की ओर जाएंगे, है ना। ये होता है आपका डिडक्टिव अप्रोच। और इंडक्टिव जस्ट इसका अपोजिट होता है, पहले एग्जाम्पल बताएंगे हम लोग,
फिर उसके टाइप्स वगैरह को, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से बेसिकली टाइप्स एंड डेफिनेशन दोनों कवर हो जाता है। और ये अच्छा मेथड माना जाता है इंडक्टिव, कि बच्चों को नाउन का डेफिनेशन बताने से पहले बता दो ये नाउन है, तुम्हारा नाम नाउन है, तुम्हारा बैग बैग इसे जो बोल रहे हो नाउन है, बॉक्स नाउन है, हर एक चीज जिसका नाम होता है वो नाउन है। तो बच्चा को सारा कुछ समझ आ जाएगा, अच्छा ये बॉक्स है, ये पेन है, ये है, और एंड में आप बताओ इन सब का जिसका जिसका नाम होता है उसे नाउन कहते हैं। ये इंडक्टिव अप्रोच है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिडक्टिव अप्रोच, क्योंकि ये पहले डेफिनेशन से स्टार्ट हो रहा है। नाउ अ टीचर शुड एसेस द लर्नर, बेसिकली टीचर को लर्नर को एसेस करना चाहिए ताकि स्केप होल्ड कर सके। बेसिकली जहां पे बच्चा गड़बड़ी कर रहा है, बच्चे को वहां पे उसके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से जो गड़बड़ी हो रही है, फॉर एग्जांपल बच्चा पहले क्या जानता था अभी क्या जान रहा है, उसको समझने के लिए, उसको नया चीज सिखाने के लिए स्केप होल्ड करना पड़ेगा। स्केफोल्ड टर्म किसने दिया था? बाइगॉट्स्की ने दिया था। स्केफोल्ड का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो, ये है जो कि बच्चा जानता है, ये बच्चा का प्रीवियस नॉलेज है, ओके। और ये है जो कि न्यू नॉलेज है। तो ये प्रीवियस ने से न्यू की ओर ले जाने का काम जो होता है, इसे ही स्केफोल्ड कहते हैं। ये टीचर करेगा, ठीक है। तो ये स्केफोल्ड करना है नए नॉलेज की ओर, इसीलिए टीचर बच्चों को एसेस करता है, उसका एग्जाम वगैरह कंडक्ट करता है। मिस्टर रोहित है एक लैंग्वेज के टीचर जो कि चाहते हैं जो लर्नर है वो काम करे लैंग्वेज पे। तो वो क्या करेंगे? वो बच्चों को इंगेज कर देंगे लैंग्वेज के साथ, ठीक है। या फिर मेकिंग द लर्नर टू लर्न द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, या फिर रूल वगैरह जो होता है, ग्रामर रूल फॉर्म्स, वो पढ़ाएंगे बच्चों को। या फिर फोकसिंग ऑन यूजिंग द लैंग्वेज विथ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ लैंग्वेज बताएंगे। देखिए एक्यूरेसी, जब बच्चा सीख रहा है तो एक्यूरेसी जैसा कुछ नहीं होता, सीखेगा तो गलती करेगा ही ना, तो ये तो एकदम गलत बात है। ये भी गलत है कि रूल आप मत बताओ, है ना। द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज रेदर देन लर्निंग, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कैसे इंगेज करेगा बच्चों को। तो बच्चों को लैंग्वेज के लिए इंगेज करेंगे ना, बच्चों को बात करने में इन्वॉल्व करेंगे, डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ टास्क देंगे जिससे बच्चों का लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा, ओके। नाउ 149 नंबर का क्वेश्चन है जहां पे टीचर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टूडेंट के रीडिंग एबिलिटी पे बेस्ड, ठीक है। दे हैव इंडिविजुअल बुक, सभी के पास अपना अपना बुक है रीडिंग लेवल के लिए, ओके, उनके रीडिंग लेवल के हिसाब से। द टीचर इज spending time with each group listening to individual student take turn to read aloud and taking with them talking with them about the books। बेसिकली हर बच्चे के पास उनके इंडिविजुअल बुक्स है, उनके लेवल के हिसाब से टीचर सबका रीडिंग सुन रहे हैं, सबका रीडिंग समझ रहे हैं, सबकी क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये क्या है? गाइडेड रीडिंग है, सबके लेवल के हिसाब से, इंडिविजुअल सबकी बुक है, इंडिविजुअल सबकी एबिलिटी है, ठीक है। तो ये गाइडेड हो गया। जब सबका एक बुक रहेगा तो ही ना, जैसे आप इसको एक बार समझो, गाइडेड रीडिंग क्या होती है? टीचर वर्क्स विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एट द सेम टाइम ऑफ रीडिंग लेवल। टीचर क्या कर रहा है? छोटे छोटे ग्रुप्स बना लिया है, इस बच्चे को अच्छे से रीडिंग आता है, इस ग्रुप को थोड़ा ठीक आता है, इस ग्रुप को एकदम नहीं आता है, ये ग्रुप बहुत अच्छा है। अब सबके साथ टीचर टाइम स्पेंड कर रहा है रीडिंग के दौरान, तो इसे गाइडेड रीडिंग कहते हैं, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। यहाँ पे क्या है? टीचर ट्राई कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने में कि बच्चे का लर्निंग गैप जो है, यानी कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सा टेस्ट होगा? डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, है ना। यही टेस्ट के दौरान पता चलता है कि बच्चे में कहाँ दिक्कत आ रही है, और फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक क्लास करवाया जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली बाइट्स के ऐप के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। आप सिंपली डेली बाइट्स सर्च करना, आपको वहां पे डेली बाइट्स का ऐप दिख जाएगा। आप जैसे ही खुद को उसमें रजिस्टर करोगे, आप पाओगे कि सीटेट को लेके बहुत ही तरीके से कंटेंट वहां पे प्रोवाइडेड है। चाहे नोट्स की बात हो, बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है, या फिर लेक्चर की बात कर ले, या फिर बात करें हम लोग ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्विजेस की बात करें, या फिर टॉपिक वाइज क्विजेस की बात करें, सब कुछ एकदम सही तरीके से वहां पे प्रोवाइडेड है, जो कि आपको सीटेट के एग्जाम में 90 क्या 100 प्लस लाने में हेल्प करेगा। तो आप सिंपली वहां से हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो योर ड्रीम्स एंड डू कमेंट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।